कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट की जाती है। जो क्लास होगी आपकी, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है। 20 मई से एग्ज़ाम है, ठीक है। नोटिस तो सबको मिल ही गया होगा। क्वेश्चन पेपर भी, गेस क्वेश्चन भी आ गए हैं अपने पास। तो वो गेस क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम आपको बता देंगे, ठीक है। या जो बच्चे मेरे पास आएंगे उनको मिल जाएगा, जो बच्चे नहीं आएंगे उनको नहीं मिलेगा। तो नाराज़ मत होइएगा, कष्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा आप लोग भी, ठीक है। कष्ट कीजिएगा तभी ना थोड़ा सा मज़ा आएगा। कुछ गेस क्वेश्चंस सर आज भेज दिए हैं, ग्रुप में नहीं डालेंगे, ना ग्रुप में मिलेगा ना यूट्यूब पे मिलेगा। चलिए देखते हैं आज जो होगी आपकी। देखिए क्या है सीन आपका, बहुत पढ़ना है ना। हम लोग इस साल बहुत पीछे चल रहे हैं, पिछले साल काफ़ी आगे थे। पेपर फर्स्ट का इकाई 1 हो गया, इकाई 2 का एक यूनिट हुआ है, एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर अभी शुरू करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ और विधियाँ, ठीक है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको इकाई 3 के मनोविज्ञान के मापन की प्रकृति पढ़ाएंगे और उपकरण, ठीक। चलिए आ जाइए। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लिए, बहुत मनोविज्ञान पढ़ लिए, क्लास बाकी है जो आप लोगों की मनोविज्ञान से रिलेटेड, उसको करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं, किस किस विधि द्वारा हम इन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड है जिससे हम साइकोलॉजी को, एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं, या हम देखेंगे किस किस मेथड के द्वारा, किस किस विधि के द्वारा, किस किस प्रोसेस के तहत हम शिक्षा मनोविज्ञान को जानें, पढ़ें, समझें, यह चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान को जानें, समझें, पढ़ें, किस किस विधियों के द्वारा पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, यह हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ मूलतः आपके बुक में जो है 3 विधियों का जिक्र किया गया है। उसमें फर्स्ट है निरीक्षण पद्धति, सेकेंड है प्रयोगात्मक और थर्ड है विवरण पद्धति। एक एक करके हम इन पद्धतियों के बारे में देखते चलते हैं कि जो ये अध्ययन पद्धतियाँ हैं वह क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए इनकी कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने के लिए साइंटिफिक वे का होना, साइंटिफिक मेथड का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम किसी भी चीज़ को साइंटिफिक मेथड के तहत पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है कि वह चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें तर्क, तथ्य, प्रमाण होता है। आसानी से मतलब वो चीज़ हमारे नज़र के सामने होती है, हम उसे ईजिली समझ सकते हैं, है ना। और उसके पीछे जो वजह है, वह घटना घटित हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यह हम आसानी से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर उसी जगह पे हम कोई थ्योरी ऐसे पढ़ने चले, अब आँख बंद करके पढ़ते जा रहे, उसका हमारे दिमाग में कोई इमेजिनेशन नहीं बन रहा है, हम उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको मतलब नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, उसकी कल्पना अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वह चीज़ें समझने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं, वह कंसेप्ट जो होता है हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। तो किसी भी चीज़ को, हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो वह विजुअलाइज होना चाहिए हमारे दिमाग के सामने, उसकी प्रकृति जो है हमें स्पष्ट होनी चाहिए, तभी हमें वो चीज़, हम उस चीज़ को क्या होता है हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। समझ में आ गया? तो जो हमारी साइकोलॉजी थी, क्या था, एजुकेशनल साइकोलॉजी को जो पढ़ने की, जो समझने की, जो जानने की, जो अध्ययन करने की जो पद्धतियाँ थी, वह यही थी कि निरीक्षण पद्धति थी, प्रयोगात्मक और विवरण पद्धतियों के इन 3 मेथड, निरीक्षण पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति और विवरण पद्धति, इन 3 पद्धति के द्वारा हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझते हैं, ठीक है।
इन तीनों जो पद्धति हैं, ये जो 3 पद्धतियाँ दी गई है, इन तीनों पद्धतियों का जो अध्ययन है बिल्कुल साइंटिफिकली तौर पे किया गया है, तर्क, तथ्य और प्रमाण के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो हमें समझने में, जो हमें इस सब्जेक्ट को समझने में, इस सब्जेक्ट का जो क्या कोड है इसको समझने में हेल्प करता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को, ये समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए निरीक्षण पद्धति जो थी, निरीक्षण पद्धति, उसके अंतर्गत 2 प्रकार की पद्धतियों का अध्ययन किया गया। एक है अंतर्दर्शन पद्धति और दूसरा बहिर्दर्शन पद्धति। देखिए अंतर्दर्शन पद्धति, इसके नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि अंतर्दर्शन कर हमारे हम अपने अंतः का दर्शन करें। अंतर्दर्शन मतलब अपने आप का दर्शन करना। समझ में आ गया? अपने आप का दर्शन करना। अपने आप का कोई दर्शन करता है? वो जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर लोग जो होते हैं, दार्शनिक लोग, वो खुद का अध्ययन करते हैं। हम बैठ के दूसरों का अध्ययन करेंगे, उससे क्या मिलने वाला है? दूसरों का अध्ययन करना बहिर्दर्शन कहलाएगा। खुद का अध्ययन करना, खुद के बारे में जानना अंतर्दर्शन, दूसरे के बारे में जानना बहिर्दर्शन। बाहरी की चीज़ों को जानना, बाहर की चीज़ों को, बाहर के इन्वायरमेंट को जान रहे हैं, बाहर के लोगों को जान रहे हैं, बाहर के परिवेश को जान रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बहिर्दर्शन। जब हम अपने आप को जान रहे हैं, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने आप को, अपने एटीट्यूड को जान रहे हैं, तो क्या होता है? अंतर्दर्शन होता है। ठीक है, वो होता है ना, हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, है ना, ध्यान कर रहे हैं, समाधि में लीन है, तो ये सब चीज़ क्या है? अंतर्दर्शन। परमात्मा से मिलन होता है अंतर्दर्शन में। क्या होता है? परमात्मा से मिलन होता है। सभी लोग अंतर्दर्शन कीजिएगा, ऐसे क्या होगा? अंतर्दर्शन करने से क्या होगा बताइए? परमात्मा से मिल लीजिएगा जल्दी। अरे मर के नहीं, जिंदा रह के। ऋषि मुनि क्या थे? महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, महात्मा गांधी थे, ये सब जो बड़े बड़े फिलोसोफर से थे, भगवान हुए हैं, सब अंतर्दर्शन करके भगवान हुए हैं। आँख बंद कीजिए, ध्यान धारणा समाधि लाइए, अंतर्दर्शन शुरू। ठीक है, देखिए अपनी आत्मा में देखना। अपनी आत्मा में टिचनर एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार क्या था? टिचनर एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार क्या था? अपनी आत्मा में देखना अंतर्दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन। अपनी आत्मा में देखना क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। क्लियर? अपनी आत्मा में देखना। हम अपनी आत्मा में कैसे देखते हैं? बैठे बैठे देख लेते हैं क्या? नहीं दिखा ना अपनी आत्मा में। आंख बंद करके आत्मा में कैसे देखेंगे? हम अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में क्या उद्देश्य है हमारे जन्म का? हम इस धरती पे आए हैं, क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या क्वालिटी है, हम किस टाइप के लोग हैं, हमें कैसी चीज़ें पसंद है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यूनिक होगा हमारे अंदर, उसी यूनिकनेस को फाइंड करना ही हमारी ज़िंदगी में क्या कहलाता है? आत्मदर्शन कहलाता है। और वही यूनिकनेस जब हम ढूंढ लेते हैं हमारे अंदर, कौन सी चीज़ें ऐसी है जो यूनिक है, जिसके माध्यम से हम एपेक्स पे पहुंच सकते हैं, तो क्या होता है? हम अपने आप को जान लेते हैं, हमारा अंतर्दर्शन, आत्मदर्शन कंप्लीट हो जाता है, हम परम सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वुड स्टाउट इन्होंने कहा था कि मस्तिष्क का, अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का जो भी क्रियाकलाप है, हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना जो होता है अंतर्दर्शन कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना, समझ में आ रहा है? देखिए हमारे दिमाग से सारी सोच, हमारे जीवन की जितने भी एक्टिविटीज़ है जो हम करते हैं, मॉर्निंग उठने से लेके नाइट को सोने तक, जो भी एक्टिविटीज होती है उसको कहाँ से होती है? दिमाग से होती है ना? दिमाग से होता है। कैसे दिमाग से होता है? हम सोचते हैं, जो सोचते हैं वही करते हैं, वही बोलते हैं। दिन भर हमारे दिमाग में टेंशन बना रहता है, चिंता बनी रहती है, वाट एवर क्या क्या लोग कहते हैं वो सब बना रहता है, और वही सोचते हैं, वही करते जाते हैं, वही बोलते जाते हैं, जो मन में आया सब, है ना? तो क्या होता है? इन चीज़ों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है?
अंतर्दर्शन कहलाते हैं। ठीक है, जो मन में आ गया सो बोल दिया, जो मन में आ गया सो कर डाला, जो मन में आ गया जैसे मन में आया उठ गया, जब मन में आ गया बैठ गया, कोई ऐसे इस तरह से कैसे, ये तो कोई भी इंसान कर सकता है। लेकिन अभी इन्हीं चीज़ों का जब हम ऐसे अध्ययन करेंगे, अभी मुझे ये करना था, अच्छा मुझे वह करना था, अच्छा मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, अच्छा मेरे पास इतना टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मुझे ये काम करने हैं, मुझे ऐसे ऐसे चलना है, आज दिन भर का मेरा ये रूटीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स अलग है, ये इस तरह से जो हम क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज़ का अध्ययन करेंगे, अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का, तो वह अध्ययन क्या कहलाएगा? अंतर्दर्शन कहलाता है। ठीक है। वुडवर्थ का देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके साइकोलॉजी, पूरी साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी से लेके पूरे साइकोलॉजी में वुडवर्थ का नाम तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वुडवर्थ कहते हैं कि जो अंतर्दर्शन है वह आत्मनिरीक्षण है। क्या है? आत्मनिरीक्षण। अंतर्दर्शन क्या है? आत्मनिरीक्षण। क्लियर? अंतर्दर्शन क्या है? आत्मनिरीक्षण। अब समझ में आ गया होगा अंतर्दर्शन क्या है। अपने आप को समझना, अपने बारे में जानना, अपनी सोच को समझना, अपनी एक्टिविटीज़ को समझना, अपने आप को समझना, अपने द्वारा किए गए कार्य को समझना, सब क्या है? अंतर्दर्शन। ठीक है। विभिन्न फिलोसफर ने इनका विभिन्न नाम दिया था। आप लोग बुक से देख के बुक से देख के उनका नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और बहिर्दर्शन क्या है? बहिर्दर्शन जो होता है दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करना होता है। हमारे सामने एक छोटे से बच्चे हैं, उसका हम अध्ययन करें, वह कब सोच रहा है, वह कब क्या करने वाला है, उसकी सोच कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, अब वो ऐसा करने वाला है, वो ऐसा बोलने वाला है, अच्छा वो ऐसा ही करेगा। वो देखते हैं ना, कुछ लोग बैठ जाते हैं, अरे वो जा रहा है, वो ऐसे ही वैसा ही होगा। तो अपने से एक प्रेडिक्शन करना होता है कि प्रेडिक्शन करके बता देते हैं कि वो ऐसा ही होगा, उसकी सोच ऐसी होगी, वो ऐसा ही करेगा, पूर्वानुमान लगा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन में क्या होता है कि देखिए, अब एक चीज़ में थे ना, आदमी जैसा चश्मा पहने होता है उसको दुनिया वैसी ही दिखती है ना। आप लोग देखिए, चश्मा पहन के जैसा पहनिएगा वैसा दुनिया दिखेगी। ठीक है, तो जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा दुनिया दिखेगी। तो क्या करना है इसमें, जैसा चश्मा पहना है तो जो हमारी सोच होती है, जैसी हमारी सोच होती है, जिस सोच से हम बड़े होते हैं, जिस सोच को लेके हम बड़े होते हैं, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं या यहाँ तक पहुँचते हैं, वो सोच के साथ ही हम दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं कि वही इंसान ऐसा होगा। एक कहानी सुनाते हैं। एक मेरे बड़े दादाजी हैं अभी। उन्होंने मुझसे कहा, कौन व्यक्ति क्या कहता है, लोग देखो सुनो, लोग बोलने वाले बोलते ही जाते हैं। आप कुछ भी करोगे लोग बोलेंगे ही। ठीक है, लेकिन बोलने वाला कौन है और वह क्या बोल रहा है, दैट इज़ द पॉइंट। मतलब समझ में आया? एक बहुत पढ़े लिखे लोग, एक बहुत समझदार लोग, समाज में जिनकी इज्जत है, जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनका मान है, जिनका सम्मान है, उनको ज्ञानी पुरुष, महाज्ञानी माना जाता है। अगर वह आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं तो यह विचारणीय है आपके लिए। ठीक है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी IQ लेवल, बुद्धि लेवल आपके लेवल के बिल्कुल बराबर नहीं है, वो बहुत छोटा है आपके सामने, आपकी सोच के सामने, आपके ज्ञान के सामने, अगर वह 2 शब्द कह भी दिया तो लेट इट बी, उसे जाने दो। समझ में आ गया? तो जो हम सोचते हैं, जो जैसी हमारे दिमाग है, जैसी हमारी परिकल्पना है हमारी खुद के लिए, वही परिकल्पना के साथ हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं। दैट इज कॉल्ड बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन में दोष आ जाते हैं। कैसे आ जाएंगे? अगर हमारा बुद्धि परिशुद्ध नहीं है तो हम दूसरे के बारे में अशुद्ध ही सोचेंगे ना। अगर हमारी बुद्धि परिशुद्ध नहीं है, अगर हमारा सोच परिशुद्ध नहीं है, हम दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे? अशुद्ध सोचेंगे। क्लियर है? एनटीटी का सिलेबस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीवन में उतारने के लिए है। यह सचमुच फाउंडेशन कोर्स है। कैसे फाउंडेशन कोर्स है? यह जीवन को जीना सिखाता है। यह कोई भी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स उठाइए, वास्तविकता में यह टीचर ट्रेनिंग कोर्स हमें जीवन जीना सिखाता है, कैसे जीवन को जिया जाए। यही है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स का पर्पस, सारे ट्रेनिंग कोर्सेज का पर्पस। अगर एक स्टूडेंट सही से ट्रेनिंग कोर्स कोई भी कोर्स कर लेता है, एग्जामिनेशन पर्पस से ना पढ़ के, जीवन को समझने के पर्पस से, तो हर एक बच्चा जो है, स्टूडेंट टीचर जो है, वो एक बड़ा फिलोसफर बन सकता है। सचमुच हर एक स्टूडेंट एक सफल नागरिक बन सकता है, क्योंकि उसको जो शिक्षा प्रदान की जाएगी एक सफल नागरिक के द्वारा की जाएगी।
टीचर एजुकेशन ऐसे ही नहीं बनाया गया। ये जो इंडिया का इंडियन टीचर एजुकेशन सिस्टम है वो वाकई बहुत ब्रॉड है। इसमें बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है। ये जीवन की विभिन्न पद्धतियों को जीना सिखाता ऐसे है कि अब कैसे जिए। तो इनको परीक्षा पर्पज से मत पढ़िए आप लोग भी, इसको समझने के पर्पज में लाइफ में बेसिक इन चीज़ों का क्या उद्देश्य है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है कर लीजिए, लेकिन उसके पढ़ने का उद्देश्य समझिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, तो बहिर्दर्शन समझ में आ गया। बहिर्दर्शन दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? मोस्ट केसेस में क्योंकि वह कहीं ना कहीं भेदभाव कर देगा। अगर सुनिए, 2 स्टूडेंट हैं, मेरा मन कर दिया इसको 100% देने का, इसको मन कर गया 5% देने, तो हम उसको निकाल देंगे। उस 5% वाले स्टूडेंट में 20 दोष निकाल देंगे। तुमने कभी तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं थी, तुम्हें ये तुम्हारा, ठीक है, समझ रहे ना? तो यह जो है यह इनकी एक क्या है, दोष होती है। उसके बाद आ जाइए प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है। इसकी जो प्रयोगात्मक विधि है, यह विधि समझ में आ गया। निरीक्षण विधि, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन 2 प्रकार की होती है। अंतर्दर्शन में सेल्फ का अध्ययन करना, बहिर्दर्शन में दूसरों का अध्ययन करना। निरीक्षण पद्धति में 2 है। अब प्रयोगात्मक विधि में देखिए क्या होता है कि हम इन्वायरमेंट पे पूरा नियंत्रण रखते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल लूँ? अगर मान लीजिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, किसी बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करना है, एक छोटी सी बच्ची है, उस पर एक्सपेरिमेंट करना है। एक बच्चे पे देखिए, एक बच्चे पे ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। एक क्या होता है, एक ग्रुप लेते हैं हम, कॉमन एक सैंपल तैयार किया जाता है। वो आगे पढ़ना है आपको इनमें कहीं, सैंपल मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम उसकी इन्वायरमेंट में पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। इन्वायरमेंट में पूरा नियंत्रण करके हम बच्चों के मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अब हम बच्चों को बता देते हैं, भाई तुम्हें 6 AM to 9 PM तक का ये ड्यूटी दिया गया है, ये काम दिया गया, ये सब चीज़ आपको करनी है। क्लियर है? उनको बता दिया गया। अब क्या हुआ, वो जो टाइम पीरियड था हमारे अकॉर्डिंग था, जो वर्क दिया गया वह हमारे अकॉर्डिंग दिया गया। अब इस वर्क में गिवन टाइम में हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं, जो मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, मान लीजिए सिंगल स्टूडेंट होगा, जिस पे भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जिनकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन वो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर गिवन कार्य जो दिया गया था, जो कार्य बच्चों को दिया गया, उस कार्य को करने में बच्चे की मनःस्थिति क्या हुई। क्लियर है? उस कार्य को करने में बच्चे की मनःस्थिति क्या थी। क्या बच्चा खुशी खुशी वह कार्य किया, क्या बच्चा रो के वह कार्य किया, क्या बच्चा हंसता रहा, क्या बच्चा कार्य के बोझ से दब तो नहीं गया, या बच्चा उतने टाइम में अपने आप को फ्रेश रख के उस काम को किया। तो क्या होता है, प्रयोगात्मक विधि में एक सैंपल ले जाके बच्चों को क्या होता है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है। हम क्या करते हैं, बच्चों की निकालते हैं। अगर टाइम टू टाइम चेक किया जाता है तो देखते हैं कि एक रिजल्ट सामने आ जाता है। तुरंत हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चा का जो है वह क्या स्थिति है, बच्चा अभी जो इस काम को कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या है, यस और नो में हम जवाब दे देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें हम क्या होते हैं, एक लैब तैयार कर लेते हैं। उसमें जो होता है, जो हम क्रियाएं करते हैं, स्वाभाविक है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है उसमें क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। हम वेरीफाई करते हैं कि बच्चा कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी कितना दक्ष है किसी कार्य को करने में, उसकी दक्षता की भी हम लोग जांच लेते हैं। ठीक है, उसकी क्या करते हैं, दक्षता को भी हम लोग जांच लेते हैं। इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। समझ में आ गया? जीवन में हर चीज़ की बेटा सीमाएं हैं। हमारी ज़िंदगी की जीने की भी बहुत सारी लिमिटेशंस है ना। केस हिस्ट्री आई है। केस हिस्ट्री क्या होता है, देखिए, केस हिस्ट्री जो होता है उन कारणों को ज्ञात करता है। केस हिस्ट्री जो है उन कारणों को ज्ञात करता है जो व्यक्ति अथवा वंश तथा वर्ग को विशिष्ट व्यवहार करने में मजबूर करते हैं। जैसे देखिए, अब आज के युग में क्या कह सकते हैं,
जातिवाद तो इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिनके पापा लेदर काटते हों बच्चा भी लेदर काटते, नहीं। ऐसे ऐसे कभी कभी देखिए, मतलब स्पेशल केस में क्या होता है कि हो सकता है जिसके माता पिता मेंटली डिजेबल हो तो उनका बच्चा भी मेंटली डिजेबल हो जाता है। कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी सी पार्शियली भी उसमें थोड़ा सा उसका अंश आ जाता है। तो ये सारे केस में हम इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए कि उसके जो पूर्वज हैं, ठीक है, वैसे कोई उनमें उनमें कोई एक विशिष्ट गुण रहा होगा, कोई अवगुण रहा होगा, तो वो बच्चों में आ जाता है। कैसे आ जाता है, इसी का अध्ययन करना जो होता है केस स्टडी के अंतर्गत आ जाता है। एक है आपका डेवलपमेंटल मेथड, विकासात्मक विधि होता है, इसी में आता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे देखो छोटा छोटा बच्चा, जब बच्चे छोटे छोटे स्टेज से जैसे जैसे बड़े होंगे तो उनकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है इस मेथड में, ठीक है। उनकी विभिन्न अवस्थाओं में अध्ययन करेंगे कि इस अवस्था में उनकी क्या मेंटल स्थिति थी, क्या फिजिकल स्थिति। हर अवस्थाओं की उनकी मेंटल और फिजिकल स्थिति जो होती है वह क्या होती है, डिफरेंट होती है ना, शारीरिक और मानसिक स्थिति। ऐसा थोड़ी है जो छोटा बच्चा का मानसिक कंडीशन हुआ हमारा मानसिक कंडीशन नहीं ना। हर स्थिति में क्या होता है, मानसिक कंडीशन बच्चा का हमारा क्या होता है, अलग अलग होता है। उसी तरह से आता है एक सर्वेक्षण विधि। इस सर्वेक्षण विधि में क्या होता है, एक सैंपल ले लेते हैं। देखिए पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे अध्ययन करके आप सारे समूह के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति के अध्ययन से, एक इंडिविजुअल पर्सन के अध्ययन से आप एक मेरे ऊपर अध्ययन कर लीजिएगा तो आप बता नहीं सकते कि पूरा समाज मेरे ही जैसा है, नहीं है ना। क्या मेरे जैसा पूरा समाज होगा, नहीं होगा। लेकिन हम अपने समाज से, जिस भी समाज में आप रहते हैं, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, उसमें से थोड़ा सा 10 लोगों को चुन लीजिएगा तो आप कह सकते हैं कि अच्छा मोस्टली लोग ऐसे ही होंगे इस समाज के। समझ में आ गया। आप पूरा गेहूं के बोरी से थोड़ा सा मुट्ठी में निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि अच्छा इसकी क्वालिटी बहुत उच्च है। जैसे जैसे जब मंडी में बेची जाती है, चावल आप खरीदने जाते हैं तो निकालिए थोड़ा सा, देख लिए अच्छा ये चावल बहुत सुंदर है, वो चावल बहुत सुंदर है, वो चावल बहुत सुंदर है। जो चावल सुंदर लगा तो उसका बोलते हैं ठीक है ये बोरी पैक कर दो। तो क्या होता है कि एक सैंपल होता है, उस सैंपल से हम क्या करते हैं, उस बोरी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो जो ग्रुप होते हैं छोटे छोटे बच्चों का, एक ग्रुप तैयार किया जाता है, उस ग्रुप के माध्यम से बच्चे की शारीरिक मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करने के बाद हम उम्मीद कर लेते हैं, हम यह मान लेते हैं कि इस बच्चे के इस एज ग्रुप में ऐसा हो सकता है। मोस्टली केसेस में, समझ में आ गया, ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो सकता है, बच्चों में यह चीज़ें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर हम थाली बजा, एक पावलोव जो भी था, उनकी एक थ्योरी थी कि कुत्ता उस घंटी बजाने पे लार उसके मुंह से टपकने, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लार टपकने लगता था। तो जब घंटी बजाओ तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगते थे। क्यों? क्योंकि कुत्ता को लगता था कि खाना दे दिया गया है। कुत्ता को क्या लगता था कि अब हमको खाना मिलने वाला है। तो जैसे घंटी बजी, कुत्ता आया, उसके मुंह से लार टपका, यह सोच के कि हमें अब खाना मिलेगा। तो बहुत दिनों तक, 15 दिन तक यह प्रक्रिया चलाई गई। फिर घंटी बजा, कुत्ता के मुंह से देखा गया कि लार टपक रहा है, खाना नहीं मिला लेकिन लार टपक रहा है। तो क्या हुआ कि कंडीशन अप्लाई की गई कि अच्छा इस केस में कुत्ता के मुंह से लार टपकेगा। तो क्या हुआ कि एक विशिष्ट केस पे हम अध्ययन कर लिए, एक विशिष्ट सैंपल ले लिए, उस पर हम अध्ययन कर लिए केस कंडीशन। वैसे मोस्टली केसेस में देखते हैं कि अगर हमारा 10 बच्चे हैं, उन बच्चों में से अगर 2-4 को टीचर पीटेंगे तो उनमें भय पैदा हो जाएगा। तो मान लिया गया कि 10 को पीटने से भय पैदा होगा, तब नहीं मारना है। समझ में आ गया। इसी तरह से इनकी होती है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या होता है, पशु तथा मानव के व्यवहारों की तुलना की जाती है। 2 प्रजातियों के व्यवहार की तुलना किए जाते हैं। जैसे इस इन्वायरमेंट में मुझे भी पाला गया, कुत्ते को भी पाला गया, दोनों के व्यवहार में क्या अंतर होगा, यही अंतर किया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद होता है मनोविश्लेषणात्मक विधि। इस विधि में क्या होता है, दमित इच्छाओं और भावनाओं का जो होता है अध्ययन किया जाता है। इसमें देखो चेतन और अचेतन दोनों मन का अध्ययन करता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि में क्या होता है, मनुष्य के चेतन और अवचेतन दोनों स्थिति का अध्ययन किया जाता है।
समझ में आ गया। चेतन और अवचेतन जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमें आपको देख के पता चल जाएगा कि अच्छा मैम ये सोच रही है, मैम ये देख रही है, मैम ये करने वाली है, तो चेतन क्रियाएं हैं जो चल रही है। अब चेतन जिसको हम जानते नहीं हैं, कहीं हमारे अंदर दबी पड़ी इच्छाएं जो हैं, दबी पड़ी इच्छाएं, आहा ये होता, हा वो होता, तो ये चीज़ें जो हैं वो अब चेतन मन के अंदर होते हैं। इन दोनों का जो अंदर अध्ययन है वो मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्लास यूनिट 3 मनोविज्ञान के मापन की प्रकृति पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए आप लोग।